नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 9 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल एयर इंडिया की महिला पायलट रचेगी इतिहास, दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर उड़ाएंगी विमान। भारत का बजेगा डंका, एयर इंडिया के पूरी दुनिया भर में डंका बजेगा। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों सेना से हारे पाकिस्तान अब महिला के सहारे, जी हाँ, हनी ट्रैप का शिकार कर रहा है। अपने भारतीय सैनिकों को अपने जाल में फंसा रही हैं महिलाएं। बड़ी खबर निकल के आ रही। व्हाट्सएप पर आईएसआई की महिला एजेंट के जंगल में फंसा पूर्व सैनिक, गोपनीय सूचनाएं भेजने का है आरोप, हुआ गिरफ्तार। बड़ी खबर निकल के आ रही, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल पाकिस्तान मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग केस में 5 साल की सजा हुई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बीच एफएटीएफ की डर से जब गर्दन फंसी इमरान की, तो अब दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर को वांटेड बनाता फिर रहा। जी हाँ, तो ये भी आपको बताएंगे इसके बारे में भी। तो सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी माफी, महाभियोग का खतरा बढ़ा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मैच का क्या हालचाल है, सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर सबसे बड़ी जीत होने वाली है। कूटनीतिक चीन में फंसे भारतीय नागरिकों का जल्द ही आने का रास्ता हो सकता है साफ। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने दी है जानकारी, ये भी आपको बताएंगे। किसानों के साथ बातचीत फेल, अगली रणनीति क्या है वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में बड़ी खबर निकल के आई है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर नेता शामिल हुए हैं, जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारतीय महिला पायलटों की दुनिया भर में बजा डंका, दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर उड़ाएंगी विमान। दरअसल एयर इंडिया की महिला पायलटों की एक टीम दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर विमान उड़ाते हुए नॉर्थ पोल को फतह करने जा रही हैं। महिला पायलटों की ये टीम सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के बीच 16,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 9 जनवरी को ये कारनामा करेंगी। एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया है कि नॉर्थ पोल से विमान उड़ाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इस बीच एयरलाइंस कंपनियां इस रूट पर अपने सबसे अच्छे और अनुभवी पायलट्स को ही भेजती हैं। इस बार एयर इंडिया ने यह जिम्मेदारी एक महिला कैप्टन को दे दी है, जो विमान को पोलर रूट होते हुए सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु ले जाएगी। एयर इंडिया के कैप्टन जोया अग्रवाल उड़ान की कमान संभालेंगे और उनकी टीम भी 9 जनवरी को इतिहास रचने के लिए बेहद उत्साहित है। कैप्टन जोया अग्रवाल ने कहा है कि दुनिया में बहुत से लोग जीवन काल में नॉर्थ पोल या उनका नक्शा भी नहीं देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हमारे ध्वजवाहक की ओर से मुझ में दिखाए गए विश्वास से मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। बोइंग 777 के SFO VLR के बीच पहली उड़ान को कमांड करने का ये स्वर्णिम अवसर भी बताया है। तो दोस्तों ये भारत ऐसा पहला देश होगा जहां की महिलाएं सबसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाली हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब सेना से सीमा पर हारा पाकिस्तान, तो अब महिलाओं के हुए सहारा। जी हाँ, हनी ट्रैप का शिकार कर रही हैं ISI की महिला एजेंट। जी हाँ, आतंकवाद निरोधक दस्ते ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के बड़े मामले में सेना के पूर्व जवान सौरभ समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ के निवासी सौरभ के साथी अनस गितौली को गुजरात के गोधरा से पकड़ा गया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। आरोपित सौरभ हनी ट्रैप का शिकार हो गया है। वो फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट के संपर्क में आया था। ATS के अधिकारियों ने बताया कि फेसबुक पर जान पहचान बढ़ने के बाद दोनों मैसेंजर पर एक दूसरे के करीब आए थे। उसके बाद उनके बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो गई थी। महिला एजेंट के झांसे में आकर सौरभ रुपए के लालच में उसे सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने लगा था। माना जा रहा है कि आरोपित अनस भी महिला एजेंट के सीधे संपर्क में था। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपित सौरभ ने सेना के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट को भेजी थी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यानी अब पाकिस्तान हर तरीके से भारतीय सेनाओं को टारगेट कर रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल FATF की डर और FATF में गर्दन फंसने के बाद इमरान खान अब हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड मसूद अजहर को किया मुंबई का आतंकी। इसके साथ ही आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम का भी अगला नंबर बताया जा रहा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की मुंबई में हमले के मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी को भी टेरर फंडिंग केस में 5 साल की सज़ा भी सुनवा दी गई है। 15 साल की सज़ा सुना दी गई। ये बड़ी खबर। जी हाँ, लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर आतंकी जकीर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग मामले में 15 साल की सज़ा सुना दी गई है। आपको बता दें कि 3 अलग अलग मामलों में 5-5 साल की सज़ा सुनी गई है, जिनमें से कुल अब तक 15 साल की सज़ा होने की बात कही गई। टेरर फंडिंग से जुड़े इस मामले में बीते दिनों ही लखवी को गिरफ्तार किया गया था। अब शुक्रवार को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनकी सज़ा का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जकीर रहमान लखवी साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। लाहौर में जकीर रहमान लखवी के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला दर्ज है। उस पर आरोप है कि डिस्पेंसरी के नाम पर पैसा इकट्ठा करता था और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी करता था। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल नए आतंकियों को तैयार करने में भी किया जाता था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अब बड़ी खबर निकल के आ रही है। इमरान खान की हालत अब पूरी तरीके से फंस चुकी है। FATF में ब्लैक लिस्टेड होने के डर से दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर को बनाया वांटेड, तो दाऊद इब्राहिम का है अगला नंबर। दरअसल आतंकवाद संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ जारी हुए अरेस्ट वारंट वैश्विक आतंकी के खिलाफ पहला छोटा कदम है। इस्लामाबाद की ओर से अब तक लापता बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये कूटनीतिक भारत की जीत है, क्योंकि FATF में भारत लगातार मुद्दा आतंकवाद के नाम का पाकिस्तान के खिलाफ उठाता रहा है। हम चलते हैं अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी माफ़ी, महाभियोग का खतरा बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार भी होने जा रहे हैं कायम। जी हाँ, अमेरिकी संसद पर समर्थकों के दावा बोलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरी तरीके से घिर गए हैं। उन पर महाभियोग चलने का भी खतरा मंडरा रहा है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसके लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट पर दबाव भी बढ़ा दिया है, अल्टीमेट दिया है। अगर उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया तो वे इसके लिए कदम उठाएंगे। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल में महज 12 दिन बचे हैं और उन्होंने समर्थकों के कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए माफ़ी भी मांगी है और ये कहा है कि फिलहाल 20 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को माफ़ी देने के बारे में अपने समर्थकों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में बुधवार को हज़ारों ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल कहे जाने वाले संसद परिसर पर धावा बोल दिया था। हम चलते हैं अपडेट। जंग से ज़्यादा तनाव के कारण हो रही भारतीय सेना के जवानों की मौत। जी हाँ, बड़ी वजह सामने आई है। भारतीय सेना किसी आतंकवादी या दुश्मन की गतिविधियों के कारण अपने जवानों को नहीं खोती, जितने जवानों को वो हर साल आत्महत्या, सहकर्मियों की हत्या और अप्रिय घटनाओं की वजह से खो रही है। आधे से अधिक सैन्यकर्मी गंभीर तनाव में प्रतीत होते हैं। थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI की एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। USI के कर्नल के मोर ने कहा है कि भारतीय सेना के जवानों का लंबे समय तक उग्रवाद व आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात रहना तनाव का स्तर बढ़ाने का एक प्रमुख कारक है। अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय सेना के कर्मियों के बीच तनाव पिछले करीब 2 दशक से काफ़ी बढ़ गया है। USI की वेबसाइट पर पिछले माह अपलोड किए गए अध्ययन में कहा गया है कि इस समय आधे से अधिक सैन्यकर्मी गंभीर तनाव में प्रतीत होते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी दुश्मन या किसी आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारतीय सेना ने अपने उतने जवानों को नहीं खोया जितने जवानों को वो हर साल आत्महत्या, सहकर्मियों की हत्या और अप्रिय घटनाओं की वजह से खो रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कवायद तेज, विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया है कि चीन के बंदरगाह में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने की कोशिश तेज की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमने चीनी दूतावास को इस संबंध में जानकारी दे दी है। भारतीय राजनयिक ने इस संबंध में बीजिंग से बातचीत भी की है और MB जग आनंद और MB अनस्तारिया से पे सवार भारतीय नागरिकों को भारत लाने के संबंध में जल्द उचित कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। हम चलते हैं, अपडेट। सिया हज़ारा मुसलमानों की मांग पर इमरान खान के बयान से बढ़ा विवाद। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिया हज़ारा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की मांग को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया है, जिसे लेकर उनकी तीखी आलोचना भी हो रही है। दरअसल पिछले सप्ताह पाकिस्तान में हज़ारा सिया समुदाय के 10 मजदूरों की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हज़ारा सिया समुदाय के लोग पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि जब तक इमरान खान उनसे मिलने नहीं आएंगे तब तक हमले में मारे गए लोगों
को दफनाया नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिग ब्रेकिंग ऑफ द रिकॉर्ड, कश्मीर के केंद्र श्रीनगर में फहरा सकता है भाजपा का भगवा झंडा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा कश्मीर में 140 में से 3 पार्षद और जम्मू कश्मीर में 140 में से 72 पार्षद जीते हैं। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर ग्रामीण जिला विकास परिषद की 3 सीटों में से वो 1 सीटें जीत सकी हैं, परंतु वो जोड़ तोड़ से बहुमत हासिल करके उस पर कब्जा करने का प्रयास किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ पार्षद आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद स्थानीय बिजनेसमैन व बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी द्वारा गठित अपनी पार्टी में शामिल हो गए। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी ने 3 सीटें जीती हैं। किसी के पास बहुमत नहीं है। भाजपा 4 आज़ाद पार्षदों को अपने में मिलाने में कोशिश कर रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व श्रीनगर की जिला विकास परिषद का पर वर्चस्व जमाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा अगर अपनी पार्टी की सहायता से घाटी के दिल श्रीनगर में ऐसा चमत्कार कर पाई तो ये भाजपा के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। भाजपा ने अन्य राज्यों में अल्पमत को बहुमत में बदलने की कला में दक्षता प्राप्त कर रखी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट। रास्ता ना निकलते देख सरकार ने किसानों से कहा, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। जी हाँ, कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को कल एक दौर की और फिर बातचीत हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार ने साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, वहीं किसानों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक सरकार के किसानों से कहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। रास्ता न निकलते देख सरकार ने किसानों से ये बातें कही, तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि वार्ता पूरी तरीके से विफल लग रही। बैठक 15 जनवरी को होगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज किसान यूनियन के साथ 3 कृषि कानूनों पर चर्चा हुई, परंतु कोई समाधान नहीं निकला। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कानून को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प दिया जाए, परंतु कोई विकल्प नहीं मिला है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को अगली बैठक 12 बजे होगी। हमें उम्मीद है कि 15 तारीख को इसके बारे में निर्णय होगा। हम चलते हैं, अपडेट। बंगाल में किसानों के घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगेंगे नड्डा। आज से पश्चिम बंगाल को घेरने में तैयारी पहुंच रहे हैं नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को यानी आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इस बार उनकी नज़र राज्य के किसानों पर है। बंगाल में धान का कटोरा कहे जाने वाले पूर्वी वर्धमान जिले से वो एक कटोरा चावल मुहिम की शुरुआत करेंगे। इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसानों के घर जाकर एक मुट्ठी चावल के साथ अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए वोट भी मांगेंगे। एक तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के कृषि सुधारों के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी में है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल योगी सरकार मनाएगी बेटियों के जन्मदिन, तोहफा भी देगी, हुआ बड़ा ऐलान। जी हाँ, यूपी सरकार ने 22 जनवरी को सरकारी हॉस्टलों को जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मदिवस मनाए जाने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत योगी सरकार की ओर से मां और बेटी को उपहार भी दिए जाएंगे। मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को बढ़ावा देते हुए यूपी के जनपदों में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या के बराबर वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। जनवरी के मुताबिक वृक्षों के संरक्षण का दायित्व पुरुषों को सौंपा जाएगा। बालिका के निम्न लिंगानुपात वाले ब्लॉकों को सभी ग्राम सभाओं में डिजिटल एनालॉग गुड्डी गुड्डा बोर्ड की शुरुआत की जाएगी। इसका क्रियान्वयन करते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में 6 महीने के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में भी इसे शामिल किया जाएगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। बीजेपी का दावा, हैदराबाद कश्मीर और बिहार में जीत बस झांकी है, बंगाल विजय अभी बाकी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार बीजेपी में सफलता हासिल की है और हैदराबाद के निकाय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये तो अभी ट्रेलर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव जिस तरीके से जीत दर्ज किए हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है, लेकिन ये सब तो ट्रेलर है। अभी तो असल में पिक्चर बाकी है। खास करके पश्चिम बंगाल में उन्होंने
चुनाव की तैयारियों को लेकर नज़र बीजेपी वालों ने घुमा रखी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मेगा तैयारी। 11 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ, कोरोना पर प्रहार के लिए मोदी सरकार टीकाकरण की तैयारियों में जुट चुकी है। टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले ड्राई रन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्टिव मोड में आ गए हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा सोमवार को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें से शुक्रवार को देश के सभी 736 जिलों में से ड्राई रन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना टीका लगाना प्राथमिकता है, उसके बाद भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को टीका लगेगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी ने की मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई है चर्चा। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी है और प्रदेश के हालात पर चर्चा भी की है। इस दौरान विधान परिषद चुनाव के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे गए नामों पर भी मंथन हुआ है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, यूपी में राजनीतिक दलों में मैदान पर उतरने की तैयारी में सीएए विरोधी आंदोलन के रहे चेहरे। जी हाँ, दरअसल नागरिकता संशोधन कानून सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले चेहरे अब राजनीतिक पिच पर उतरने की तैयारी में हैं। सीएए विरोध का झंडा उठाने वाले चेहरों ने मिलकर राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी बनाई है। इसके अलावा सीएए के विरोधी रहे कुछ चेहरे सपा और कांग्रेस का दामन थाम 2022 के चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बर्ड फ्लू की दस्तक, मयूर बिहार में 100 कौवों की मौत से मचा हड़कंप। जी हाँ, देश भर में फैली बर्ड फ्लू की दहशत और दिल्ली एनसीआर में भी इसके दस्तक होने की आशंका बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में मयूर विहार फेज 3 में स्थित 100 से अधिक कौवे मरे पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मामला संज्ञान में आते ही दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की टीम बनाकर इस घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।